Hello students, I am Ashish Chawla. Today we start the new chapter, that is direct and inverse variation. सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन से क्या मतलब है। देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है दो क्वांटिटीज़ को हम कह सकते हैं कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर इन डायरेक्टली वेरिएशन. If we increase one quantity, then the other quantity is also increase, or if we decrease one quantity, then the other quantity is also decrease. मतलब सेम इफेक्ट अगर दोनों में आए, आप जो चेंज एक क्वांटिटी में कर रहे हो वैसा ही चेंज दूसरी क्वांटिटी में आ रहा है. मतलब अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, और अगर एक क्वांटिटी को घटा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी भी घटती जा रही है. तो हम कहेंगे कि सेम इफेक्ट आ रहा है. सो द टू थिंग्स आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशंस. दो क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्ट वेरिएशन में बोल सकते हैं. इफ़ वी इंक्रीज वन क्वांटिटी देन द अदर क्वांटिटीज ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड इफ़ वी डिक्रीज द वन क्वांटिटी देन द अदर क्वांटिटीज ऑल्सो डिक्रीजेज. सो वी कैन से दैट टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन if we increase, or you can say decrease, the other quantity is increase or decrease. ओके मतलब अगर हम दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर एक क्वांटिटी को अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर इसको घटा रहे हो तो वो भी घटेगी. इनके हम एग्जांपल्स दे सकते हैं. द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इज़ ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज. एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. जैसे जैसे हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे तो टोटल जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ती जाएगी. सो दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. और एग्जांपल देख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन व्हीकल, डिस्टेंस एंड द स्पीड इफ टाइम इज़ कांस्टेंट. डिस्टेंस एंड स्पीड व्हेन टाइम इज़ कांस्टेंट. देखिए, अगर टाइम कांस्टेंट है तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो जो हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो भी ज़्यादा होगा. अगर आपकी स्पीड कम है तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप डिस्टेंस कम ट्रैवल कर पाओगे. तो वी कैन से दैट डिस्टेंस एंड स्पीड आर इन डायरेक्ट वेरिएशन व्हेन द टाइम इज़ कांस्टेंट. सेम वे वर्क डन एंड द नंबर ऑफ डेज, they are also in direct variation. Why? Because as the number of days are more, the more work will be done. So work and number of days are also direct variation. Let one more example. Let's say work done and the number of mans or person. अगर हमारे पास ज़्यादा आदमी होंगे काम करने के लिए तो ज़्यादा काम हो सकेगा. तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन एंड नंबर ऑफ मैंस आर ऑल्सो डायरेक्ट वेरिएशन. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन. देखिए, अगर हम इसको एक जनरल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें कि जैसे मैंने कहा कि वर्क डन एंड नंबर ऑफ मैन आर डायरेक्ट वेरिएशन, तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे. वर्क डन लेट्स से W एंड द नंबर ऑफ मैन लेट्स से I डिनोट बाय M. तो वर्क डन इज़ डायरेक्टली वेरिएशन विद मैन. और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो हम K इंसर्ट कर देते हैं, KM. लेट्स से अगर मेरे पास दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है W1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स M1, एंड एक और सिचुएशन दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, लेट्स से W2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स M2. लेट्स से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ इक्वेशन को, तो मैं बोलूँगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स M1 अपॉन K टाइम्स M2. सो K and K are get cancelled, so I say simply W1 upon W2 is equals to M1 upon M2. So this is the relation of direct variation. So W1 upon W2 is equals to M1 upon M2. So this we apply in direct variation case. Now let's start the problems. Now the first problem: if a car covers 75 km in 3 hours
Then find the distance traveled by car in 2 hours. हमसे क्वेश्चन किया गया है कि कार अगर 3 आवर्स में 75 किलोमीटर चलती है तो 2 आवर्स में कितना चलेगी. हमें मालूम है कि जो डिस्टेंस और टाइम है दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. जितना ज़्यादा टाइम होगा हम उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे और जितना कम टाइम होगा उतना कम डिस्टेंस हम ट्रैवल कर पाएंगे. तो हियर वी आर टू सिचुएशंस. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस. लेट्स से डिस्टेंस, we write distance and we write hours, number of hours. 75 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं कितने घंटे में? 3 आवर्स में. और हमसे पूछा गया है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे इन 2 आवर्स. ओके, सो दिस इज़ योर D1 एंड दिस इज़ योर D2 and this is your H1 and this is your H2. Okay, so they, as the distance and hours are in direct variation, so we write D1 upon D2. Let's say the distance traveled is X. D1 upon D2 is equals to H1 upon H2, that is 3 upon 2. Okay, so they are direct variation. We apply the formula of direct variation. So just simply cross multiply. So 75 into 2 is equals to 3 into X. So the X equals to 75 into 2 divided by 3. 75 into 2, that is 150, by 3, that is 50. So the answer is 50 kilometer. So the car will travel in 50 kilometer 2 hours. In 2 hours it will cover 50 kilometer distance. एक और क्वेश्चन देखते हैं. If the wages of 15 workers for 6 days are rupees 9,450. Find the wages of 19 workers for 5 days. Okay, let's see how we can solve this. यहाँ पे हमने 3 क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रखा है. एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स, एक नंबर ऑफ डेज और उनकी वेज. ठीक है, वी राइट हियर वेज, वी राइट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वी राइट नंबर ऑफ डेज. ओके, द वेज इज 9450, द नंबर ऑफ वर्कर्स आर 15 and the number of days are 6 and we have to find the wage. Okay, 19 workers we have for 5 days. Okay, now we try to find the relationship between the wage, number of workers and the number of days. What we see that the wage and number of workers, they are in direct variation. Why? Because as the number of workers increases, the wages also increases. And in the same way, the wage and the number of days are also proportion, same direct variation. Why? Because as the number of days are more, the wages are more. So we can say that the wage is directly variation with number of workers as well as the number of days. Let's say if I denote the wage by W and the number of workers by, let's say, M, and the number of days by D, so I can say that the work or the wage is directly proportional with number of mans as well as number of days. And in the two situations I write like this: W1 upon W2 is equals to M1 D1 upon M2 D2. Okay, now so here W1 is our 9450 and W2, this is your W2, it is X, we write X here. M1 is 15, we write 15. M2 is 19, we write 19 here. D1 is your 6 and D2 is 5. Now just solve it. Now cancel the common things. 5 3 times, so 6 into 3, that is 18 by 19. Now we cross multiply, so X into 18 give you 9450 into 19. So X is equals to 9450 into 19 by 18. So the answer is, when we solve this, we get 9,975. So much wage we have to give. This is about the direct variations. Now we come to the inverse variation.
come to the inverse variation part. Inverse variation. Two quantities are said to be in inverse variation. If we increase one quantity, it will cause the decrease in the other quantity. That is the reverse effect. अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी घट रही है, तो उसे हम इन्वर्स वेरिएशन बोलेंगे. और लेट्स से अगर आप एक क्वांटिटी को घटाओगे और डिक्रीज़ करोगे तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी. तो देयर इज़ अ रिवर्स इफेक्ट इन टू क्वांटिटीज़. सो वी से दैट द टू क्वांटिटीज़ आर इन इन्वर्स वेरिएशंस. तो हम बोलेंगे टू क्वांटिटी आर said to be in inverse variation if we increase or decrease one quantity, cause the decrease or increase in the other quantity. ठीक है. जैसा कि मैंने बोला कि दो क्वांटिटीज़ को आप इन्वर्स वेरिएशन में बोलोगे कब, अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, और अगर इस फर्स्ट क्वांटिटी को आप डिक्रीज़ करोगे तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी. रिवर्स इफेक्ट आएगा. तो वी से दैट दे आर इन इन्वर्स वेरिएशन. एग्जांपल के तौर पे हम समझें, लेट्स से एक्स इज़ इन्वर्सली वेरिएशन विथ वाई. हम ये इन्वर्स का ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो हम कंस्टेंट इंसर्ट करते हैं तो के बाय वाई हो जाएगा. लेट्स हम दो सिचुएशन क्रिएट करते हैं. लेट्स से x1 इज इक्वल्स टू के बाय y1 और दूसरी सिचुएशन लेट्स से x2 के बाय y2. लेट्स से पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि x1 बाय x2 इज इक्वल्स टू के बाय y1 अपॉन के बाय y2. तो के कैंसिल, तो इट इज़ बिकम y2 बाय y1. तो यानी कि अगर दो क्वांटिटीज़ इन्वर्स वेरिएशन में हैं तो हम बोलेंगे इस तरह से x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1. सो दिस इज़ द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इन्वर्स वेरिएशन. हम उल्टा लिखेंगे, x1 अपॉन x2 लिखा है तो आप y2 अपॉन y1 लिखेंगे. ठीक है. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्स वेरिएशन से क्या मतलब है. इन्वर्स वेरिएशन, एग्जांपल्स ऑफ सम इन्वर्स वेरिएशन. एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ मैन्स एंड द नंबर ऑफ डेज इन कंप्लीटिंग द वर्क, they are in inverse variation. Number of man and number of days for completing the work. ये क्या है इन्वर्स वेरिएशन में. क्यों कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मैन्स बढ़ाते जाएंगे तो काम को ख़त्म करने के लिए जो दिन रिक्वायर्ड होंगे वो कम होते जाएंगे. ठीक है. और लेट्स से अगर हमारे पास काम करने के लिए आदमी कम है तो जो काम ख़त्म होने के जो दिन हैं वो बढ़ जाएंगे. We can say they are in inverse variation. This is an example of inverse variation. Now let's do some problem based on inverse variation. Let's say 20 men can complete a piece of work in 15 days. Find the number of men required to finish the work in 10 days. Okay. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 20 आदमी मिलके 15 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं, तो हमें बताना है कि उसी काम को ख़त्म करने के लिए कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे ताकि काम 10 दिन में ख़त्म हो सके. तो हम दो चीज़ों के बाद में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ मैन और डेज़ की बात कर रहे हैं हम. ओके. तो 20 आदमी हैं तो 15 दिन लगते हैं. कितने आदमी होंगे ताकि काम 10 दिन में फिनिश हो जाए. और हम जानते हैं कि मैन एंड डेज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इन्वर्स वेरिएशन, तो हम कह सकते हैं कि m1 upon m2, let's say it is x, so m1 upon m2, that is 20 upon x, is equals to d2 upon d1, that is 10 by 15. Now just cross multiply, so we get 10x is equals to 20 into 15. So x equals to 20 into 15 by 10, cancel 2 times, so 30. So the answer is 30. We require 30 men to complete the work in 10 days. Let's do one more problem.
6 men or 8 boys can complete the work in 28 days. Find the number of days required by 9 men and 2 boys to complete the same work. Okay, let's see the solution. हमें बताया गया है कि अगर 6 आदमी एक काम को ख़त्म करते हैं तो उनको 28 डेज़ रिक्वायर्ड है, और अगर उसी काम को अगर 8 बॉयज़ करें तो भी उनको 28 डेज़ रिक्वायर्ड है। तो यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि 6 मैन इज़ इक्वलेंट्स टू 8 बॉय, 6 मैन इज़ इक्वलेंट टू 8 बॉयज़, सॉरी 8 boys. So we can say that 1 man is equivalent to 8 by 6 boys, or simply you can say that is 4 by 3 boys. So 1 man is equivalent to 4 by 3 boys. Okay, now so if we convert this situation, that is 9 men and 2 boys, so 9 men and 2 boys को हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वलेंट टू 9 men plus 2 boys, it means. Okay, now we convert 9 men, we know that 1 man is equivalent to 4 by 3 boys, so 9 men is equivalent to 9 into 4 by 3 boys. Okay, हमने क्या किया, हमने मैन को बॉय में कन्वर्ट कर दिया. सो 9 and 3 आर गेट कैंसल 3 times, so 3 into 4 that is 12 boys plus 2 boy, so यानी 14 boy. यानी हम कह सकते हैं कि 9 men and 2 boys का मतलब क्या हुआ, 14 boys. Now we make the two situations. Now here first we write boys, number of boys, and here we write the days required to complete the work. In the initial situation it is given that 8 boys complete the work in 28 days, so 8 and 28, if you have 8 boys the 28 days is required. Now if you have 14 boys, let's say x days are required. Again we know that the number of boys and the days are inversely proportional. Why? ज़्यादा लड़के होंगे तो कम दिन लगेंगे काम को ख़त्म करने में, और अगर कम लड़के होंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो यानी इन्वर्स इफेक्ट. So we can say that B1 upon B2, that is 8 upon 14, B1 upon B2 is equals to D2 upon D1, that is x upon 28. Now just cross multiply. So x is equals to 8 into 28 by 14. 28 and 14 are get cancelled 2 times, so 8 into 2, that is 16. So the 16 days are required to finish the work. Let's do one more problem. A fort had provision for food for 300 men for 90 days. After 20 days, 50 men left the fort. How long would the food last at the same rate? Okay, see the question first. What is given to us that अगर एक फोर्ट है जिसमें 300 आदमियों के लिए 90 दिन का खाने का प्रोविज़न है, और 20 दिन बाद क्या होता है कि 50 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो इस सिचुएशन में खाना कितने दिन और चलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है. So we write the two, we make the 2 columns, first for the man and another for the number of days. Okay, now according to the initial condition, if we have 300 men, the food is for 90 days. Now when the 20 days are over, हम 20 दिन की बात करेंगे, that is after 20 days. देखिए अगर कोई आदमी छोड़ के नहीं जाता, तो अगर हमारे पास 300 ही आदमी रहते तो 20 दिन निकल चुके हैं, तो अब 300 आदमी के लिए कितने दिन का खाना बचा हुआ है, 70 दिन का.
ओके 70 डेज़ का, क्योंकि 20 दिन निकल चुके हैं आफ्टर 20 डेज़। मैन तो उतने ही है, और अगर इतने ही मैन रहते हैं तो ये अब खाना कितने दिन और चल सकता है, क्योंकि 20 दिन निकल चुके हैं तो 70 दिन के लिए 70 डेज़ के लिए खाना और चलेगा। नाउ लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 50 लोग जा चुके हैं, तो अब कितने लोग रह गए हमारे पास 250। अब 250 अगर लोग हैं तो कितने दिन खाना चलेगा, लेट्स से x days। अगेन द नंबर ऑफ मैन्स एंड द नंबर ऑफ डेज दे आर इन इन्वर्स वेरिएशन, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा आदमी होंगे तो खाना कम दिन चलेगा, और कम आदमी होंगे तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा, तो दे आर इन्वर्स वेरिएशन। सो वी राइट m1 upon m2, m1 upon m2, d2 upon d1, that is x upon 70. 250 into x is equals to 300 into 70. So x is equals to 300 into 70 by 250. Now 0 and 0 get cancelled, 25 and 300, one time 12 times, so 12 into 7 that is 84, यानी 84 days खाना और चल सकता है। This is your answer. Now we come to the its application part of direct and inverse variations, that is time and work. The most important application is time and work. Now let's understand what it use in time and work, the applications of direct and inverse variation in time and work. Now discuss about time and work. Okay, let's say मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, a man can do a piece of work in m days. मैंने क्या लिखा है कि एक आदमी एक काम को m days में करता है, so he can do 1/m part of work in 1 day. देखिए, अगर एक आदमी एक काम को m डेज में ख़त्म करता है तो वो एक दिन में कितना काम ख़त्म करेगा, 1/m पार्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ कि अगर एक आदमी एक काम को 4 डेज़ में फिनिश कर लेता है तो वो एक दिन में ओनली उसका 1/4 पार्ट ही कर पाएगा, ठीक है। तो अगर एक आदमी एक काम को m डेज में कर रहा है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/m पार्ट, क्योंकि देखिए दे आर वर्क एंड डेज आर इन इन्वर्स वेरिएशन। तो अगर दिन कम हुए हैं, पहले दिन m थे अब दिन एक रह गया है, तो नंबर ऑफ डेज एंड वर्क आर इन डायरेक्ट वेरिएशंस। तो अगर नंबर ऑफ डेज कम हुए हैं तो काम भी कम होगा, तो 1/m। ओके, सो ये हमें स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी ताकि हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इसका हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट का रिवर्स, कि if a person can do 1/m part of work in 1 day, so he can complete the work in m days. ओके, तो अगर एक आदमी 1/m पार्ट करता है एक दिन में तो वो m डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन में वो जितना भी काम करता है आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे जिसमें वो काम को कंप्लीट कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक आदमी एक दिन में 1/5 वर्क करता है तो उसको काम को कंप्लीट करने में उसको 5 डेज़ रिक्वायर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5। तो हम कह सकते हैं वो 5 डेज़ में काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके, लेट्स से अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से अगर एक आदमी एक दिन में लेट्स से 2/3 वर्क कर लेता है तो उसको काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए उसको, 3/2, यानी 2/3 का रेसिप्रोकल, यानी इसको 3/2 डेज़ रिक्वायर्ड होंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ये दो स्टेटमेंट्स हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डेज़ दे रखें तो हमें एक दिन का काम निकालना है तो हम टोटल नंबर ऑफ डेज़ का रेसिप्रोकल करेंगे, और अगर हमें एक दिन का काम बता रखा है तो टोटल नंबर ऑफ डेज़ टू कंप्लीट द वर्क निकालने के लिए 1 डे का जो वर्क है उसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। लेट्स सी A can do a piece of work
in 8 days and B can do the same piece of work in 6 days. Let's say find the number of days required when both A and B work together. Find the number of days required when both A and B work together. अगर उसी काम को अगर A और B दोनों मिलके करेंगे तो उनको कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे उसी काम को फिनिश करने के लिए. लेट्स सी. देखिए ए उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 8 डेज में. A can do the work in 8 days. So in 1 day A can do how much part of work? 1/8 part of work. Same way B can do the work in 6 days. So in 1 day B can do 1/6 part of work. और अगर दोनों मिलके काम करेंगे, लेट्स से if A and B work together for 1 day, then they can do how much work? That is A कितना करेगा एक दिन में? 1/8 और B कितना करेगा? 1/6. तो ये क्या हुआ? हमारा A और B का एक दिन का काम हो गया. दैट इज़ 1/8 + 1/6. इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 8 और 6 का एलसीएम 24. तो 3 + 4 दैट इज़ 7/24. तो हम कह सकते हैं कि A एंड B 1 डे वर्क कितना है? 7/24. तो जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर हमें एक दिन का वर्क पता है कि हम एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, दैट इज 7/24. सो टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल्स टू, जो हमने एक दिन का काम निकाला उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/7/24 दैट इज इक्वल्स टू 24/7 डेज. तो इतने दिन हमें रिक्वायर्ड होंगे काम को कंप्लीट करने के लिए. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से A and B can do a piece of work in 10 days. B alone can do it in 15 days. B alone can do it in 15 days. In how many days A alone can complete the work? Okay, let's see. देखिए हमें बता रखा है कि B उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेता है? 15 डेज में. और A अगर उसी काम को अकेला करे तो कितने दिन लेगा? इसमें बता नहीं रखा क्वेश्चन में, तो लेट्स से हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो X डे में ख़त्म कर लेगा. ओके. और हमें ये भी बता रखा है कि अगर A और B दोनों मिलके करते हैं तो उनको कितने दिन लगते हैं? 10 डेज में ख़त्म कर लेते हैं. चलिए अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए इधर अगर A काम को X डे में कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा A? दैट इज़ 1/X. अगर B उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/15. तो ये हमारा A का काम है एक दिन का और ये हमारा B का काम है एक दिन का. यानी ये इन दोनों को ऐड कर दिया तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A और B का 1 डे वर्क. इट रिप्रेजेंट A एंड B 1 डे वर्क. ठीक है, 1 डे वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है इनका. और हमें ये मालूम है कि A और B अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो वो 10 डेज में ख़त्म कर सकते हैं. तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A एंड B
1 डे वर्क कितना हो जाएगा, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल, दैट इज़ 1/10। तो देखिए ये भी ए और बी का एक दिन का काम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी ए और बी का एक दिन का काम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट 1/x प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/10। सो 1/x इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। सो 10 और 15 का एलसीएम लिया हमने, दैट इज़ 30। सो 3 माइनस 2 दैट इज़ 1/30। सो वी कैन से x इक्वल्स टू 30। यानी ए को 30 डेज रिक्वायर्ड होंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। कुछ पाइप एंड सिस्टम्स के भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप्स एंड सिस्टम, लेट्स से ये हमारा एक सिस्टम है और टैंक कह सकते हैं, और ये हमारा इनलेट पाइप है जिसमें से पानी आएगा, और एक हमारा आउटलेट पाइप कहलाता है जिसमें से पानी बाहर निकलता है। तो इसे हम आउटलेट पाइप बोलते हैं, आउटलेट पाइप, और ये कहलाता है इनलेट पाइप, इनलेट पाइप। तो जिसमें से इसमें से पानी आ रहा है और इसमें से पानी निकल रहा है। जिसमें से पानी निकलेगा उसे हम आउटलेट पाइप बोलेंगे, और जिससे से पानी आ रहा है उसे हम इनलेट पाइप बोलेंगे। और ये हमारा सिस्टम और यू कैन से टैंक बोल सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ही हमारे आती है कि ये टैंक है और इनलेट पाइप से पानी आ रहा है, इसको कितनी देर में भर सकता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लेट्स से 2 inlets A and B are the 2 pipes which can fill the cistern in 6 and 8 hours respectively, and C is a outlet pipe which can empty the full tank in 10 hours. Find the time required to fill an empty tank when A, B, C all are operated simultaneously. All are operated simultaneously. So let's see the problem, how we can solve this. देखिए हम सिचुएशन को पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास टैंक है, हमारे पास 2 पाइप्स हैं, पाइप ए एंड पाइप बी, और एक ही हमारा आउटलेट पाइप है। ओके, इस पाइप से ये 6 आवर्स में फिल कर सकता है टैंक को, और ये 8 आवर्स में फिल कर सकता है। लेट्स ये पाइप ए है आपका, ये पाइप बी है, और ये हमारा आउटलेट पाइप है जो कि कितने घंटे में खाली कर सकता है टैंक को, 10 आवर्स में। ओके, दिस इज द सिचुएशन। नाउ हमें ये बता रखा है कि ये तीनों पाइप एक साथ चालू हैं और टैंक हमारा क्या है, एम्प्टी है। तो लेट्स सी, हमें मालूम है कि जो ए है वो 6 आवर्स में फिल कर सकता है, तो ये 1 घंटे में कितना फिल करेगा टैंक को, 1/6 पार्ट। अच्छा, बी 8 घंटे में इसको फिल कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा ये, 1/8। ओके, तो ये दोनों फिल करने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, ये 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/10 पार्ट। अब क्योंकि ये खाली कर रहा है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तो फिल कर रहे थे इसलिए हम इनको पॉजिटिव लिखा। अब ये खाली कर रहा है यानी डिस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी का क्या हो गया, 1 आवर वर्क हो गया। ये हमारा ए बी सी का वर्क क्या हो गया, 1 आवर वर्क हो गया। तो अब 6, 8 और 10 का आप एलसीएम ले लीजिए। 6, 8 और 10 का एलसीएम आएगा आपका, 6, 8, 10 का एलसीएम आएगा अपन का 120। तो 120 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़ 20, 120 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 15, एंड दैट इज़ 12। सो 20 + 15 दैट इज़ 35, 35 - 12 दैट इज़ 23/120। सो द आंसर, ये हमारा क्या है, ए बी सी का 1 घंटे का वर्क है। सो द टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड to complete the work is equals to the reciprocal of 1 day's work
दैट इज़ 120/23। तो हमें इतने घंटे लगेंगे काम को कंप्लीट करने पे। थैंक यू।